A very good afternoon to all of you. Welcome to the Wi-Fi study channel, changing the way of learning, India's #1 online education channel plus a part of Unacademy. So guys, आज की ये जो क्लास है ये कल की ही क्लास की कंटिन्यूएशन में रहेगी. वैसे तो आज जो है वो थोड़े से क्वेश्चंस करने थे, लेकिन क्योंकि कल हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था तो इसलिए आज मैं आपको पूरा कंप्लीट करती हूँ टॉपिक. और वादा है कि आज पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, चाहे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है. तो तैयार है ना एक बार सारा? अगर एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ना होगा क्योंकि पढ़ाई डिटेल में करेंगे किसी भी टॉपिक को, क्योंकि हमें जल्दी करना है, 1 आवर में करना है, तो उसको इन शॉर्ट बताइए ताकि बाद में आप लोग को दिक्कत हो जाए. तो वाली चीज नहीं करेंगे डिटेल में. आप ध्यान पूर्वक समझिएगा, चीजों को ध्यान से समझिएगा. कहीं पे डाउट होगा तो या तो इसी क्लास के अंदर आप पूछ लीजिए, नहीं तो शाम को जो हम 6 PM की आज क्लास करने वाले हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ही क्वेश्चन है. टॉपिक वाइज एमसीक्यू, हाँ जी बिल्कुल टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि आज से ही शुरू हो जाएंगे. तो जैसे ये होगा कि मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन जैसे आज आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसके हम क्वेश्चन जो है ना वो आज शाम को ही कर लेंगे ताकि मेरी तरफ से ये चैप्टर जो है वो आज के आज ही कंप्लीट हो जाए. अब आप बोलोगे भाई पीडीएफ, तो पीडीएफ जो है वो इस क्लास के बाद जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम चैप्टर के कंप्लीट होते के साथ वाले दिन में हम अपडेट कर देंगे. जैसे आज की ये क्लास अभी 4 बजे आपकी 4:30 बजे जब भी फिनिश होगी, पीडीएफ आपका टेलीग्राम में अपडेट हो जाएगा, जो कि चैट सेक्शन में आपको नजर भी आ रहा है. तो वहां से है ना आप पीडीएफ अपडेट कर लीजिए, पीडीएफ जो है वो पढ़ लीजिए और इसी क्लास के अंदर टेलीग्राम लिंक जो है वो अपडेट भी कर लीजिए, क्योंकि हम जब बाद में पीडीएफ अपडेट करते हैं ना तो फिर आपको मिलती नहीं है कि जब जो लोग बाद में ज्वाइन करते हैं. तो 4:30 से 6 बजे तक का आपके पास टाइम होगा. उतनी देर में एक बार जो थ्योरी पार्ट है उसको रिवाइज कर लीजिएगा और एग्जैक्टली 6 बजे हमारी शाम को अनअकैडमी के ऊपर स्पेशल क्लास होती है. उस क्लास के अंदर मैं आपको इसी के ही क्वेश्चन कराऊंगी और पूरा पार्ट रिवाइज भी करा दूंगी, ताकि कल की क्लास से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको शुरू कर सकें. चलिए आज की क्लास शुरू. भैया लाइट चली गई थी कल की जो है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि लाइट चली गई थी और यूपीएस जो है वो हमारा अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि बारिश वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो शायद इसलिए गई होगी. हालांकि वो लाइट अगले 16-17 मिनट के अंदर आ गई थी, पर फिर दोबारा क्लास स्टार्ट करवाना जो है ना वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि दूसरे टीचर्स की भी क्लास होती है. पर आज मैं उसको एक्सटेंड कर लूंगी और पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी. टेक्निकल चीजों पर जोर ही इंसान का कुछ नहीं, यहीं आके इंसान हार जाता है, पता है ना आपको. 6 PM पे आपकी ये क्लास जिसमें हम टॉपिक वाइज चीजें शुरू कर रहे हैं. तो आज जो टॉपिक है वो रहेगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. तो भाई हर टॉपिक के क्वेश्चन एक साथ उसके कर लीजिए कंप्लीट, ताकि आगे नहीं हो प्रॉब्लम. इस क्लास का लिंक ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्लास का लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा. तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए. साथ में अनअकैडमी के ऊपर प्लस की क्लासेस चल रही हैं जिसमें CHSL का जो बैच है ना वो हम शुरू कर रहे हैं. तो इन केस अगर आप SSC की तैयारी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच से साइंस जो है वो समझ सकते हैं. साथ में अनअकैडमी के ऊपर अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन करते हैं तो शिप्रा 10 कोड यूज करके करिए, ताकि आपके जितने भी स्पेशल क्लासेस के जो पॉइंट्स हैं वो भी जुड़ जाए और आपकी फाइनल प्राइस जो है उस पर 10% का शानदार रिडक्शन भी यहाँ पे हो जाए. टेलीग्राम का लिंक चैट सेक्शन में भी अपडेटेड है, यहां से भी जो है ना वो आप पढ़ सकते हैं. चलिए जो पार्ट हमने रिवाइज कर लिया है, ऑलरेडी कर चुके हैं, कल की क्लास में भी रिवाइज कर लिया है, उसको मैं फटाफट बता देती हूँ. ह्यूमन बॉडी सिस्टम में सबसे पहला तंत्र जो है पढ़ते हैं हम, वो पढ़ते हैं आपका यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहली बात जो है ना वो है आहार नाल. तो हमने आहार नाल जो है वो समझा पेट तक कि हमारा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. तो हमारा रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद पेनक्रियाज, हमारा लिवर और स्टमक. ठीक है, ये स्टमक हो गया. स्टमक के ये वाला भाग, आगे वाला जो ब्राउन कलर का पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये आपका लिवर, ये हमारा ईसोफेगस हो गया और ये हो गया हमारा माउथ पार्ट, जहां पे 3 सलाइवरी ग्लैंड जो है वो मौजूद होते हैं. ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, जहाँ पे हमारा खाना ईसोफेगस से उतरता है या जो भी हम खाना खाते हैं वो दांत और जिह्वा की मदद से ईसोफेगस में उतर के कहाँ पहुंच जाता है,
हमारे स्टमक वाले पार्ट में, यानी कि हमारे पेट वाले भाग में पहुंच जाता है, जहां HCl जो है ना उसके ऊपर काम करता है, खाने को और थोड़ा सा नॉर्मल करता है, उसको और सॉफ्ट करता है, डाइजेशन जो है उसकी करने में मदद करेगा, ताकि इसीलिए खाना जो है वो थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाता है। हमारे माउथ जो पैलेट है, ओरल कैविटी जिसको बोलते हैं, वहां पे टीथ और टंग जो है वो इस तरीके से सिचुएटेड है कि जब भी हम खाना खाएंगे तो हमारे जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, सबलिंगुअरी ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, वो दांतों को खाना पचाने, दांतों को खाना चबाने, काटने में मदद करेंगे। और ये ग्लैंड्स जो है उनमें से अमाइलेज रिलीज होता है, जिस अमाइलेज की मदद से कार्बोहाइड्रेट जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ताकि देखो जो आप खाना खाते हो ना, वो हमारा खाना जो है वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है, यानी कि जटिल पदार्थ है। तो इस जटिल को आपको सरल पदार्थ में तोड़ना पड़ेगा, यानी कि सिंपल कॉम्प्लेक्सेस में तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ के उसको ईसोफेगस, ग्रस नली के अंदर देना पड़ेगा। दांतों की संख्या होती है 32, जहां पे डेंटल फॉर्मूला बोला जाता है 2123। क्या बोला जाता है? 2123। और एक छोटे बच्चे के अंदर दांतों की संख्या 2102 करके हम बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स 3, सबसे बड़ा पैरोटिड ग्लैंड याद रखना है, इसी के सूजने की वजह से गलसुआ या टॉन्सिल नाम की हमारे शरीर में प्रॉब्लम भी हो जाती है। ईसोफेगस शरीर की सबसे लंबी पतली ट्यूब, और ये हमारा स्मॉल इंटेस्ट, हमारा पेट, जिसको हम शुरू वाले पार्ट को कार्डिया बोलते हैं, कार्डिया, ये याद रखिएगा, ये वाला पार्ट कार्डिया बोला जाता है। और यहाँ पे जो गेट मौजूद होते हैं ना, उसको हम कार्डिक स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। ये वाला हिस्सा जो है वो आपका फंडस बोला जाता है, और लास्ट हिस्सा जो है वो पाइलोरिक, पाइलोरिक से ही भोजन कहां जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। इसी के आगे की आज हम क्लास पढ़ लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना सीधा जाता है डिओडेनम वाले हिस्से में, जो कि इस छोटी आंत का पहला भाग है, फिर जाता है जजनम में, और तीसरा जाता है इलियम के अंदर। लेकिन क्या डिओडेनम से खाना सीधा चला जाता है जजनम में बिना किसी एक्टिविटी के? नहीं। यहां पे हमको समझना होगा कि डिओडेनम, जिसको हम जे शेप बोलते हैं, याद रखिएगा कई किताबों में सी शेप, कईयों में आपका यू शेप लिखा होता है, लेकिन हम इसको ऐसा बोलते हैं, जे शेप करके इसको बोला जाता है। तो डिओडेनम की हमारी शेप इस तरीके की होती है, जहां पे इसके लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी कि इस तरफ जो है ना, तो पेनक्रियास और साथ में हमारा लिवर जो है वो एसोसिएटेड होता है। तो ये वाले पार्ट को एक बार यहीं से समझना शुरू करते हैं। कल यहीं पे थे, तो आज एक बार यहीं से समझना शुरू करते हैं। ये डिओडेनम अगर पेट में से जो भी कुछ आया था वो पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा, ये रिपीट, पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा हमारा डिओडेनम वाले हिस्से में चला जाता है। डिओडेनम के एक हिस्से से हमारे पास हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, नलिका जो है वो इस तरफ को जारी है, जो कि पैनक्रियाज में ओपन होती है और लिवर में ओपन होती है। लिवर के लिए जो जारी है वेन, या लिवर के लिए जो डक्ट जाती है, उसको हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हिपैटिक। हिपैटिक शब्द जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? लिवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यकृत जो बोला जाता है, यकृत, वो हम किसको बोलते हैं? लिवर को बोलते हैं। बायोलॉजिकली यकृत वर्ड जो है वो लिवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉमन लैंग्वेज में आप इसे लिवर बोल दीजिए, यकृत बोल दीजिए, लेकिन बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हिपैटिक। क्यों हिपैटिक? क्योंकि लिवर जिन कोशिकाओं का बना होता है, या लिवर जिन सेल्स का बना होता है, वो आपकी जो सेल या कोशिकाएं हैं वो आपकी किस चीज की बनी होती हैं, या कैसी शेप की होती हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो वो हेक्सागोनल शेप की होती हैं, जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं जो हैं वो मौजूद होती हैं। इसी वजह से लिवर के इन्हीं सेल्स की वजह से, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स कंटेन करती हैं और हेक्सागोनल शेप की होती हैं, हम इनको हिपैटिक कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। बराबर है ये वाला पॉइंट। लिवर जो है वो लार्जेस्ट बॉडी पार्ट बोलते हैं, और हमारी बॉडी में ये राइट साइड से शुरू होता है। ये मेरा राइट साइड, आपका राइट साइड, यहाँ पे लिवर जो है वो शुरू हो रहा है, और पूरा यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। राइट से लेफ्ट की तरफ जाते समय हमारे लिवर के होते हैं मेन 2 लोब, जिनको हम लेफ्ट लोब बोलते हैं और राइट लोब बोलते हैं। इसमें भी दोनों लोब के सेक्शन होते हैं। हम लिवर पढ़ रहे हैं पहले, लिवर और पेनक्रियास जो है ना, और गॉल ब्लैडर, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं आपको अगर लिवर को दिखाना शुरू करूं तो देखो, ये लेफ्ट हमारे बॉडी का राइट पार्ट से, ये लेफ्ट पार्ट से लेके राइट पार्ट हमारे ब्रेन, हमारे बॉडी में इस तरीके से अरेंज है
कि जितना भी ये हिपैटिक डक्ट है, ये वाली डक्ट को आप ध्यान से देखिए, ये हिपैटिक डक्ट है जो एक इसका कोना लिवर में जा रहा है और एक इसका कोना जो है ये हमारे गॉल ब्लैडर में जा रहा है। ठीक है, दोबारा एक बार देखिए स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम होने वाला है आगे चीजों को समझने के लिए। राइट, इसको जरा ध्यान से देखते हैं, लेफ्ट से राइट है ये डायग्राम, थोड़ा उल्टा है ये डायग्राम। पीछे की तरफ पेनक्रियाज होती हैं पेट के, पेनक्रियाज से ही जुड़ के एक लोब जो है वो लिवर में जा रही है और इसकी एक लोब जो है वो लिवर के अंदर एंटर कर जाती है और दूसरी लोब जो है वो गॉल ब्लैडर में जाती है। गॉल ब्लैडर को हम क्या बोलते हैं? पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। क्यों भाई? क्योंकि इसके पास ना पित्तरस होता है। क्या होता है? पित्तरस। अब इसी डायग्राम से ना एक चीज समझ लीजिए ताकि मैं आपको आगे ध्यान पूर्वक चीजें ना समझा सकूं। देखो, हमारे बॉडी के अंदर बाइल जूस जो है ना उसकी सिक्रीशन होती है। पहले इस डायग्राम पे समझ लेते हैं। हमारे बॉडी में बाइल जूस की सिक्रीशन होती है जिसको पित्तरस के नाम से जाना जाता है, पित्तरस। ठीक है, अब ये पित्तरस से आपको कुछ समझ आ रहा होगा। अभी मैंने लिखा कि पित्ताशय बोला जाता है किसको? किसको? गॉल ब्लैडर को। तो या तो आप इसे गॉल ब्लैडर बोलिए या इसको पित्ताशय बोलिए, एक ही बात है। तो जो हमारा गॉल ब्लैडर है ना वो बाइल जूस को कंटेन करता है, यानी कि गॉल ब्लैडर मान लीजिए एक थैली की तरह है, छोटा सा एक पाउच मान लीजिए, पर्स होता है तो हम अपने पैसे पर्स में संभाल के रखते हैं, है ना, और अपने से बिल्कुल जेब में उसको बढ़िया तरीके से संभाल के रखते हैं। वैसे ही लिवर वाले हिस्से ने बाइल डक्ट के थ्रू, या ये वाली जो डक्ट आपको छोटी सी नजर आ रही है इसको हम बाइल डक्ट या पित्त नलिका के नाम से जानते हैं। तो हो क्या रहा है कि लिवर जो है वो कंटिन्यूअसली बाइल सिक्रीशन कर रहा है जो कि डाइजेशन में उसकी हेल्प है। मतलब अगर हमारा लिवर हमको खाना पचाने में मदद कर रहा है तो उसकी मेन कंट्रीब्यूशन ये है कि ये बाइल जूस जो है सिक्रीट करता है अपने अंदर रखे हुए हेक्सागोनल सेल्स के द्वारा या हेक्सागोनल कोशिकाओं के द्वारा। राइट, अब ये कोशिकाएं जितनी भी रस निकाल रही हैं, लिवर देखिए ऐसा तो नहीं करेगा लिवर की जब खाना आएगा तो फटाफट एकदम से एक्टिव हो जाएगा, हालांकि हो जाता है, लेकिन जो हम खाना खाते हैं और डिओडेनम में जिस प्रकार से खाना पहुंचता है उस खाने के पहुंचने की जो दर है वो काफी फास्ट होती है। तो लिवर को ये पित्त रस जो है या बाइल जूस जो है वो पहले से सिक्रीट करके बाइल गॉल ब्लैडर में रखना पड़ता है। ठीक है, अभी गॉल ब्लैडर जो है वो क्या करेगा कि गॉल ब्लैडर इसको स्टोर करेगा और सारे के सारे जो बाइल जूस हैं उसके अंदर आपके पास कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिनको हम सॉल्ट्स ऑफ डाइजेशन करके बोलते हैं। सारा का सारा यहाँ पे फिल होता जा रहा है। तो जैसे ही हमारा खाना पच के हमारे इस हिस्से में आएगा डिओडेनम वाले में, तो यहाँ से बाइल जूस रिलीज होना शुरू हो जाएगा। बाइल जूस का काम क्या है कि जो भी हमने खाना खाया है उसमें जो वसा है, फैट जो है ना, उसको आपको डाइजेस्ट करके वो यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, पूरा डाइजेशन जो है वो किसके द्वारा होता है? हमारे बाइल जूस के द्वारा। अब अगर हम लिवर को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि क्या ये इतना सिंपल है कि लीजिए भाई कुछ सेल्स हैं और वो बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं। लिवर हमारे बॉडी का केमिकल मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजों की केमिकल फॉर्मेशन होती है वो सब हमारा लिवर कंट्रोल करता है। इसीलिए हमारे लिवर को हम क्या बोलते हैं? केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं? केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल्स हैं, आरबीसीज को संभाल के रखना हो, केमिकल्स जो है उनका कन्वर्जन करना हो, यूरिया की फॉर्मेशन करनी हो, विटामिन ए जो है उसका सिंथेसिस या स्टोर करना हो, कई सारे मिनरल्स को स्टोर करना है, तो वो लिवर जो है वो हमारा स्टोरेज का जो है वो काम करता है, स्टोरेज की तरह। अब यूरिया की जैसे मैंने बात किया तो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर यूरिया जो है वो बनाया जाता है लिवर के द्वारा, जिसकी अप्रोक्सीमेट मात्रा जो है वो क्या हो जाती है? 25 ग्राम। अगर हम लिवर को अपने आगे की तरफ से देखेंगे तो हमको राइट लोब और लेफ्ट लोब, दो ही लोब जो है वो दिखाई देते हैं, लेकिन एज सून एज आप इसको थोड़ा पीछे करिए, उल्टा करिए, तो आपको एक तो यहाँ पे हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक वेन नजर आएगी जो लिवर के अंदर खून लेके और खून जो है वो लेके आ रही है और बाहर लेके जा रही है। हिपैटिक पोर्टल वेन जिसको कहते हैं, पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन लिवर के अंदर ब्लड लाती है बाकी सारे उसके आसपास के ऑर्गन से, जैसे स्टमक से, पेनक्रियास से, स्प्लीन जो है वो भी वहीं पे लोकेटेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो सारा जितना भी आपका खून या ब्लड जो है वो इसके अंदर जा रहा है, हमारी मेन वेन जिसको कहते हैं वो है आपकी हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन के अंदर सारा ब्लड जो है वो जाता है, जहां पे हिपैटिक वेन यूरिया को प्रोड्यूस करती है। तो यूरिया प्रोडक्शन जो है वो की जाती है लिवर के द्वारा। ये मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा रही हूँ।
ये वाला पूरा स्ट्रक्चर। जरा आप सेल्स देखिए, लिवर के जो सेल्स होते हैं ना उनको लोब्यूल्स बोला जाता है। हमने कल ये बात डिस्कस की थी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर क्या बोलेंगे आपसे, आपको लोब्यूल करके लिखना पड़ेगा, है ना। जब हम पूछते हैं ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हम एल्वेलाई लिखते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आपसे लिखा जाएगी तो आप नेफ्रॉन्स लिखेंगे। अब आज के बाद याद रखिएगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर जो है वो क्या बोले जाते हैं, लोब्यूल। तो अगर किडनी, हमने लिवर को थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन किया तो हमको ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नजर आएंगे और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है वो आपके इस शेप में होता है। और आपको ये जो हरी और इसमें नीली लाइनें जो नजर आ रही है ना, ये पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी की वेन होती हैं। तो जितना भी खून लिवर के अंदर आता है वो लिवर के हर एक सेल को प्रोवाइड किया जाता है इस तरीके से। तो आप देखो कितना डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सारा का सारा ब्लड को कॉन्सेंट्रेट और फिल्ट्रेशन और बाइल, ये यूरिया जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, यूरिया की जो फॉर्मेशन है वो इसी माध्यम से होती है। लिवर के अंदर सारे के सारे ब्लड को यहाँ पे भेजने के बाद या लिवर के अंदर पूरा ब्लड जो है वो भेजा जाता है। अब यूरिया साइकिल जो है वो भी आपकी लिवर के द्वारा ही साफ की जाती है। यूरिया हमारे ब्लड से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो यूरिया की फॉर्मेशन बेसिकली कौन कर रहा है, लिवर कर रहा है। आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि यूरिया फॉर्मेशन के लिए हमारा लिवर जिस एंजाइम को इस्तेमाल करता है उसको हम आर्जिनेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्जिनेज। तो आर्जिनेज के थ्रू पूरा यूरिया फॉर्मेशन हो रहा है ना। ये साइकिल पूरी चल रही है यूरिया की। अब लिवर की अगर हम बात करें तो आप याद रखिए केमिकल फैक्टर्स को यूं ही नहीं बोला है, 200 डिफरेंट एक्टिविटीज हमारे बॉडी की अकेला जो है वो लिवर ही परफॉर्म कर रहा है। बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है जो कि हमारे बॉडी के अंदर फैट्स को रेगुलेट करता है। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, रीजनरेशन पावर जो है वो शो करता है कि अगर हमने लिवर को थोड़ा बहुत कहीं से, जैसे आपने लिवर ट्रांसप्लांटेशन सुना होगा, तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जाती है जिसमें थोड़ा सा लिवर का हिस्सा जो है वो दूसरे को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अभी कभी ये मत सोचना लिवर ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये नहीं किसी का लिवर निकाल के रख दिया। भाई लिवर निकालेंगे तो अगला बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो अगर हम लिवर का कोई छोटा सा हिस्सा, जैसे इस डायग्राम को देखिए आप, अगर हम लिवर का कोई भी, जैसे 8 सेगमेंट्स में हमारा लिवर डिवाइडेड होता है, तो अगर हम इसमें से लिवर का कोई पर्टिकुलर हिस्सा यहां से किसी दूसरे के अंदर जो है ना वो ट्रांसफर कर दें तो हमारा बॉडी लिवर को वापस से बना लेती है, रीजनरेट कर लेती है। और लिवर एक पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटॉक्सिफाई। ये महीना चल रहा है फरवरी का, है ना, फरवरी का। अब आप लोग याद रखिएगा कि ये जानकारी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। फरवरी और मार्च, स्पेसिफिकली तो मैं फरवरी लिखती हूँ, हालांकि बारिश का मौसम हो गया है तो थोड़ी सी ये दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जब आपके यहाँ धूप बढ़िया से निकल रही है ना, फरवरी के महीने में जितने सिट्रिक एसिड हो सकते हैं फ्रूट वो खाइए। नींबू अपने खाने में इंक्लूड करिए। बहुत सारा कीनू, संतरा, ये सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है, इसको खाइए। बहुत सारा अमरूद जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, खाइए। आप 12 महीने में जो आपने अपने लिवर को खराब किया है ना, गंदा किया है, इतना सब कुछ खा के, देखिए जो भी चीजें हम खाते हैं ना बाहर के उटपटांग, वो लिवर को सीधा सीधा अफेक्ट करती हैं। और जो लोग शराब पीते हैं उनका लिवर जो है वो खराब हो जाता है, सिरोसिस वाली सिचुएशन आ जाती है। सिरोसिस लिवर की एक बीमारी है। जैसे फैटी लिवर की कंडीशन अभी बड़ी कॉमन होने लग गई है। कोई भी अगर अपना लिवर चेक कराएगा तो पता लगेगा लिवर फैटी है। फैटी का मतलब जो है कि उसने एक्स्ट्रा जो फैट है वो गेन कर लिया है, जिसलिए लिवर का जो ओरिजिनल साइज है, पहले लिवर का साइज भाई आपको पता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम का होता है और लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। अगर ये सूज गया ना तो बाकी ऑर्गन को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अपना साइज एक्सपेंड करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल पैंक्रियास के ऊपर है, स्टमक से चिपका हुआ है, डायफ्रागम इसके ऊपर रखे हुए हैं, लंग्स जो हैं वो बिल्कुल लिवर के ऊपर की तरफ होते हैं, जहां पे हमारे लंग्स खत्म होते हैं वहीं पे लिवर शुरू होता है। तो अगर आपका लिवर बढ़ गया तो गॉल ब्लैडर को प्रॉब्लम, पैनक्रियास को प्रॉब्लम, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, स्टमक को प्रॉब्लम हो रही है और लंग्स को प्रॉब्लम होती है। इसीलिए फैटी लिवर वाली कंडीशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। और इसका फैटी लिवर कंडीशन का एक ही इलाज है, फिजिकल एक्सरसाइज। बहुत सारा फिजिकल एक्सरसाइज, 20-25 मिनट का ब्लड सर्कुलेशन जो है फास्ट कर लीजिए, लिवर की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो फरवरी के महीने में खूब सारा जूस पीना है ताकि आप डिटॉक्सिफाई कर पाओ। 11 महीने की सफाई,
लिवर की एक ही बार में कर सकते हो। भाई जो लिवर आपके पूरी लाइफ आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है तो कम से कम 1 महीना उसके लिए खूब सारा जूस पी लीजिए और उसको कर दीजिए बिल्कुल बढ़िया से। इतना चीज समझ बैठा है यहाँ पे। अब आप बात करते हैं पेनक्रियास की, तो एक डक्ट, ये वाली जो डक्ट है इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, ये आपकी हिपैटिक डक्ट है जो कि बाइल लेके आ रही है गॉल ब्लैडर से। तो बाइल जूस कहां से आ रहा है आपका? गॉल ब्लैडर से। कहां से आ रहा है? गॉल ब्लैडर से। तो ये वाली बात एक बार फिर से समझ लीजिए ताकि पेनक्रियास आपको समझ आए। बाइल जूस रिलीज तो किया जाता है लंग्स के द्वारा, सॉरी लिवर के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि बाइल जूस बनाता कौन है, फॉर्मेशन कौन करता है, तो आप बोलोगे भाई हमारा लिवर जो है ना वो बनाता है हमारे बाइल जूस को, यानी कि पित्त रस को। आपसे पूछा जाए कि पित्त रस जो है वो स्टोर कहां पे होता है, यानी कि संग्रहित उसको कहां पे किया जाता है, स्टोर कहां पे किया जाता है, तो आप लिखोगे गॉल ब्लैडर। तीसरा क्वेश्चन, पहला ये कि बनाता कौन है, तो लिवर बनाता है। दूसरा कि संग्रहित या स्टोर कहां पे किया जाता है, तो भाई गॉल ब्लैडर करता है। और इसी क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि छोटी आंत के डिओडेनम वाले हिस्से में बाइल जूस कौन सी ट्यूब लेके आती है, तब आप क्या लिखेंगे? बाइल डक्ट, यानी कि पित्त नलिका जिसे बोलते हैं, पित्त नलिका। ठीक है, पित्त नलिका। पित्त नलिका जो है वो क्या लेके आ रही है? बाइल जूस जो है वो लेके आती है और डिओडेनम में पोर कर देती है। भाई पीडीएफ की आप लोग कतई टेंशन ना लो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज समझाई जा रही है, एग्जाम के लिए नहीं जिंदगी के लिए भी जरूरी है ये चीज। तो आपकी पीडीएफ आपकी भली भांति बहुत शानदार तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंप्राइज करते हुए टेलीग्राम लिंक में अपडेट हो जाएगी। बस इस क्लास के खत्म होने से पहले टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए ताकि जब पीडीएफ मिले तो आपको यहाँ पे बढ़िया से मिल जाए। आपको ये समझ आ गया? तो ये जो हरा वाला पोर्शन है ये क्या कर रहा है, यहाँ से बाइल जूस को लेके आ रहा है और हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट का इतना हिस्सा। अच्छा, ये हमको समझना जरूरी है, तो जरा आप ध्यान से देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूं इस वाले पूरे पोर्शन को। यहाँ पे देखो, ये देखो यहां से जो डक्ट थी, ये दोनों डक्ट हैं, ये लिवर की हैं, ये आई पूरा ग्रीन वाली जो नजर आ रही है ये ओपन हुई और देखो कहां पे मिल गई, इस जगह मिल गई। ये पोर्शन नजर आ रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे तो आपको और नजर आएगा। इसी चीज को देखना कि हम बाकी चीजें थोड़ी सी भी हटा रहे हैं, सिर्फ इस पोर्शन को आप देखो कि इस पोर्शन में ना ये यहाँ पे आपका जो सिक्रीशन था वो आया और इधर में मिल गया। कहां पे? इस पॉइंट में। इस पॉइंट के आगे वाला जो ये पोर्शन है, ये वाला जो हिल रहा है आपका अभी, ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है, राइट। तो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट आपका कौन सा हिस्सा है? मात्र ये वाला, ये। तो यहां से सिक्रीशन आया और डिओडेनम के अंदर मिल गया। डाइजेस्टिव एंजाइम जो रिलीज हुआ था वो था बाइल, जिसको पित्त करके आप बोलते हो, और इसने क्या कर दिया? फैट के ऊपर यानी कि वसा के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। चलो भाई बहुत ही बढ़िया। अब पेनक्रियास क्या कर रहे हैं इसको जरा समझ लेते हैं कि भाई पेनक्रियास का पूरा खेल जो है वो कैसे खेला जा रहा है, या पेनक्रियास देखो क्या करे। इस डायग्राम को देखना, पेनक्रियास दो फंक्शन करती है, एक तो एंडोक्राइन, दूसरा एक्सोक्राइन। इसीलिए पेनक्रियास को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। जब ये एंडोक्राइन का काम कर रही थी तो ये क्या कर रही थी? हार्मोन्स निकाल रही थी। एंडोक्राइन के काम करने के लिए ये हार्मोन्स को निकालती हैं, जिसमें आपके पास 3 हार्मोन आते हैं, राइट। जब ये एक्सोक्राइन का काम करती हैं तो एक्सोक्राइन में ये क्या निकालती हैं? एंजाइम्स निकालती हैं जो हमारे खाने के डाइजेशन में मदद करती हैं। हम क्योंकि एक्सोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम जो है वो पेनक्रियास के एंजाइम्स की बात करेंगे, डाइजेशन वाले पार्ट की बात करेंगे, एंडोक्राइन की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। इस डायग्राम को आप देखते रहो और जो मैं समझा रही हूँ ना उसको आप समझते रहो। देखो पेनक्रियास हमारे बॉडी में एक ऐसे लंबी सी ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कोई पत्ती की तरह एक स्ट्रक्चर है जिसको तकरीबन 6 सेंटीमीटर का बोला जाता है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है वो बोला जाता है। ये पेनक्रियास के अंदर यहाँ पे उसी स्ट्रक्चर को मैं दिखा देती हूँ ताकि आप जो है ना वो समझ पाए। डिटेल स्ट्रक्चर आपका एक रहेगा, आप इसको मैं बाद में दिखाऊंगी पेनक्रियास की लोकेशन, आप यहीं से समझते जाइए, इस वाले स्ट्रक्चर से समझते जाइए। देखो ध्यान से, एंजाइम पेनक्रियास के रिलीज हो रहे हैं, इसमें गलती करते हो आप लोग, इसीलिए मैं बता रही हूँ, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एंजाइम्स जो पेनक्रियास के द्वारा रिलीज होते हैं उसमें हम पेनक्रियास को एक तो अग्नाशय बोलते हैं, याद रखिएगा अग्नाशय। ये जो अग्नाशय, देखो अग्नाशय वर्ड समझो, अग्नि का नाशक क्या है, या मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, पहले आप चैप्टर पढ़ लो, ठीक है। अग्नाशय क्या बोला जाता है? अग्नि का नाशक,
हिंदी देखो कितनी शानदार है, अग्नि का नाशक। तो ये अग्नि क्या है, कौन सी अग्नि को इससे खत्म करना है, तो पहले तो इसका वर्ड का मतलब ही हमें समझ आना चाहिए। अग्नि का नाशक, या जिसको हम पैनक्रियाज लिखते हैं। अग्नाशक इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जब अपने पेट में खाना पचा रहे थे तो हमारा खाना पूरा HCl में डूबा हुआ था कि नहीं, पूरा HCl में डूबा हुआ था। HCl है एसिडिक चीजें अगर हम खाते हैं ज्यादा तो हमारे पेट में पड़ती है आग। आपने अरे पेट में आग पड़ रही है, सुना है आपने? तो ये आग क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि पेट में बहुत सारा एसिड बन रहा है ना। कुछ खाना हम ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारे पेट में एसिड बन जाता है। जैसे आप सुबह सुबह उठे, आपने कोई बेसिक चीज नहीं खाई, लीजिए भैया हमने पी लिया जूस, किसका, नींबू खा लिया या संतरे का जूस पी लिया। अब ये बोला है कि संतरे का जूस फायदेमंद होता है, लेकिन कब पीना है ये भी याद रखना है आप लोगों को। सुबह सुबह उठते के साथ ही ना खाली संतरे का जूस या खाली चाय या खाली कॉफी या दूध नहीं पीना है। ये सारी चीजों के पीए जो है वो एसिडिक होते हैं। चाय पी रहे हैं तो बिस्किट या जो भी कुछ सॉलिड चीज है वो खाइए, दूध पी रहे हैं तो किसी ना किसी ठोस चीज के साथ खाइए, जूस खा रहे हैं तो उसके साथ ब्रेड अंडा, ये भी चीजें जो है ना वो भी कंज्यूम आपको करनी है। सुबह सुबह लोग खाया एसिडिक, HCl बढ़ गया, या जब हम खाना डाइजेस्ट कर रहे थे तो HCl जो है उसमें हमारा खाना डूबा हुआ था। तो अग्नाशय क्या करती हैं कि जब ये खाना डिओडिनम के अंदर आएगा तो सबसे पहला काम पैनक्रियाज का ये है कि वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेंगी एक, जिसका नाम सिर्फ पैनक्रियाटिक जूस ही होता है, अग्नाशय रस जिसको हम कहते हैं। वो क्या करेगी कि सबसे पहले तो इस खाने को बनाइए एल्कलाइन, क्योंकि अगर आपका एसिडिक खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के जजनम हिस्से में गया तो वो इसको एब्जॉर्ब या अवशोषित नहीं करेगा। तो इतनी देर की जो मेहनत थी ना खाना बनाने की, खाना खाने की, वो सब हो जाएगी बेकार, क्योंकि आपको कुछ भी उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बस आपका पेट ही भरेगा। तो सबसे पहले खाना जो आया उसको बनाया जाएगा बेसिक या एल्कलाइन। अब आपने खाना एल्कलाइन बना दिया, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले पैनक्रियाज ने अपना काम किया कि खाने को एल्कलाइन बना दिया। पॉइंट नंबर 1, पैनक्रियाज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अब आपके खाने में अभी तक कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह पचा नहीं था, अभी तक आपके खाने में जो फैट है वो पूरी तरीके से पचे नहीं थे, अभी तक प्रोटीन जो है वो पूरी तरीके से पचा नहीं है। तो ये 3 चीजें जो हैं वो कौन करेगा पाचन? इसका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर पैनक्रियाज आइलेट और लिवर और सेल्स ऑफ एसिनाई नाम के 2 कोशिकाएं होती हैं। एक तो हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, उनको आप साइड कर दीजिए, क्योंकि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं वो आपके रिलेट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड। तो जो हमारे अल्फा बीटा गामा सेल, इंसुलिन, ग्लाइकोजन, सोमेटोस्टैटिन है, वो पैनक्रियाज का एंडोक्राइन वाला पार्ट है। एक्सोक्राइन वाले पार्ट में हमारे पास सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है सेल्स ऑफ एसिनाई। क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ एसिनाई, ACINI। क्या लर्न करना है? सेल्स ऑफ एसिनाई, ACINI। राइट, अब इस एसिनाई वाले पार्ट से देखो, ये रहा ना एसिनर सेल्स, लिखे तो हैं यहाँ पे, है ना, एसिनर सेल्स, या तो एसिनाई लिख लीजिए, सेल्स ऑफ एसिनाई, या इसका जैसे दूसरा नाम डायग्राम में है वो भी लिख लीजिए। ये डायग्राम आपको PDF में मिलेगा, ठीक है। इसको हम एसिनर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये सारे के सारे समझ गए? अच्छा, पहले थम्स अप करके बता दो भाई, पता तो रहना चाहिए, सामने आदमी को समझ भी आ रहेगी नहीं। पैनक्रियाज में 2 सेल्स होते हैं, एक सेल्स जो है उसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो लैंगरहैंस वाले सेल्स जो हैं वो क्या रिलीज कर रहे हैं? अल्फा बीटा गामा, जो कि आपके क्या सिक्रीट करेंगे? हार्मोन्स। क्या करेंगे? हार्मोन्स, राइट। दूसरा पार्ट जो है वो एसिनर सेल्स के द्वारा, एसिनर सेल्स है या दूसरी तरीके का पैनक्रियाज में सेल्स हैं, वो है आपके एसिनर, एसिनर सेल्स। ये क्या करेंगे? एंजाइम सिक्रीट करेंगे, जो कि हमारे खाने को अब फाइनली क्या कर देंगे? डाइजेशन कर देंगे। खाने की पूरी डाइजेशन किसके द्वारा की जाएगी? एसिनर सेल्स के द्वारा। अब आप ध्यान से समझना, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को जब हम आज शाम की 6 बजे वाली क्लास में पूछेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस चीज को अभी समझ लिया तो मैं समझ जाऊंगी कि जो मैं समझाती हूँ वो आप समझते हो और समझ के आंसर सही करते हो। ठीक है, देखो पैनक्रियाज के द्वारा, है ना, दिखेगा सब कुछ, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, जहां ना दिखे या जहां चीजें थोड़ी सी दिक्कत दें बताइएगा। सबसे पहले पैनक्रियाज एक एंजाइम रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं अमाइलेज। हिंदी इंग्लिश में अमाइलेज ही बोला जाता है, तो ये हिंदी इंग्लिश का यहाँ पे नहीं करिए, ये ऐसे अमाइलेज। एग्जाम में हिंदी इंग्लिश नहीं, समझ मैटर करेगी आपकी, ठीक है। और सब कुछ टेक्निकल वर्ड में हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। अमाइलेज
सबसे पहला एंजाइम जो निकला वो है अमाइलेज। वो क्या काम करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज में। और यहाँ पे ग्लूकोज सीधा कन्वर्ट नहीं होता है, फिर से सुनिएगा, सीधा कन्वर्ट नहीं होता है। पहले जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं, CAR कार्ब जिसे हम कहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट कार्बन की लंबी चेन्स होते हैं, तो उन्हें एकदम से नहीं तोड़ सकते आप। मान लीजिए कोई चीज C20 चेन की बनी हुई है, तो आप उसे थोड़ा सीधा ही C6 पे ला दोगे, नहीं, पहले आप उसको C10 पे लाओगे, फिर C8 पे लाओगे, फिर जाके वो C6 में कन्वर्ट होगी। यही काम अमाइलेज कर रहा है। अमाइल पहले तो देखो, एक तो हमारा जो आपका जो ये माउथ वाला जो सलाइवा है उसमें भी अमाइलेज रहता है, तो कुछ तो काम उसने भी कर दिया है मुंह में। दूसरा चीज हमको यहाँ से लर्न करनी है कि ग्लूकोज जो है ना वो कैसे बनता है। ये पहले कन्वर्ट होगा ट्राइग्लिसराइड में, है ना, फिर कन्वर्ट होगा डाइग्लिसराइड में, फिर कन्वर्ट होगा मोनोग्लिसराइड में। तो हालांकि कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स, वो न्यूट्रिशन में होगा। यहाँ बस इतना समझ लीजिए कि अमाइलेज जो है उसने क्या काम किया कार्बोहाइड्रेट पे, और ग्लूकोज। देखो अब आप यहाँ से CA लर्न कर लो, CA चार्टर्ड अकाउंट होते हैं भाई, CA की पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है। CA कार्बोहाइड्रेट पे कौन काम करेगा, अमाइलेज। समझ आ गया, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट कौन पचाएगा, पैनक्रियाज से निकलता हुआ अमाइलेज, जो कि फाइनल डाइजेशन यहाँ पे हो जाती है, ग्लूकोज बन गया। दूसरी चीज, दूसरा पार्ट हो गया कि पहले फैट की प्रोटीन की बात कर लेते हैं कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। इस खाने के अंदर जो हमने खाना खाया उसके अंदर जितना भी प्रोटीन था उस पर पहली एक्टिविटी पेट ने कर दी है। और जरा नाम लिख दीजिए कौन सा एंजाइम था पेट में, कौन सा एंजाइम था पेट में, एंजाइम था पेप्सिन। पेप्सिन ने वैसे तो प्रोटीन को थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया है, जो पेप्टिक बॉन्ड्स होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया है, लेकिन फाइनल काम जो है वो कौन करेगा, ट्रिप्सिन। कौन करेगा, ट्रिप्सिन। फाइनल काम जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, ट्रिप्सिन के द्वारा। तो अभी ट्रिप्सिन जो है वो क्या करेगी, पूरी तरीके से प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देगी, अमाइनो एसिड में, यानी कि अमीनो अम्ल के अंदर, अमाइनो एसिड करके जिसको बोलते हैं, अमीनो एसिड करके बोलते हैं। तो पहला कार्बोहाइड्रेट था, कंप्लीट हो गया, डाइजेस्ट हो गया। दूसरा पार्ट था प्रोटीन, प्रोटीन ट्रिप्सिन। देखिए पेप्सिन पहले ही काम कर चुकी है पेट में, तो कभी आपसे पूछे कि प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पेप्सिन कहाँ रिलीज होता है, तो आप स्टमक लिखेंगे। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिन कहाँ रिलीज होता है, तो आप फैट लिखेंगे, सॉरी तब आप लिखेंगे पैनक्रियाज, कि भाई ट्रिप्सिन जो है ना वो हमारे पैनक्रियाज के द्वारा रिलीज किया गया है। दो चीजें समझ आ गई। तीसरे पे चलते हैं। अब तीसरा था फैट, जो आप खाना खा रहे थे, वो देखो विटामिन और मिनरल्स को पचाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपकी बॉडी में सीधा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो चीज पचानी है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और यहाँ पे है प्रोटीन। दो चीजें हमने पचा ली। अब बारी है तीसरी की। तीसरी क्या है, फैट है। तो फैट को सबसे पहले तो बाइल जूस जो कि लिवर से निकला था वो वैसे ही बहुत स्ट्रांग था, तो उसने काफी कुछ तो इसको कन्वर्ट कर दिया। अब बचा हुआ जो है ना वो पैनक्रियाज के द्वारा, लाइपेज के द्वारा डाइजेस्ट किया जाएगा। तो जितना भी लाइपेज है जो हम पैनक्रियाज से निकल रहे हैं हमारी, वो क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे हमारे फैट पे काम कर रहा है। तो सारा खाना फैट जो था उसको उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, फैटी एसिड में, जिसमें साथ में ग्लिसरॉल भी थोड़ा बहुत निकल जाता है, पर फैटी एसिड मेन कॉम्पोजिशन हो गया। तो पेनक्रियाज हमारे खाने को लास्ट जो है ना वो डाइजेस्ट करती हैं, उसके बाद डाइजेशन नहीं होती, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके कुछ एंजाइम निकलते हैं जो चेक पॉइंट्स होते हैं कि सारा खाना जो खाया है उसमें जो भी चीजें काम की हैं वो डाइजेस्ट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, कि हम जेजनम में सीधा भेज दें। जेजनम में अगर आपने बिना काम की चीज भेजी तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसके अलग नखड़े हैं, वो सीधा फिर उसको बाहर निकाल देगा, भाई तुम जाओ एनस में जाओ और बाहर निकल जाना बिल्कुल। तो एब्जॉर्ब पूरा उसको तोड़ना पड़ता है, डाइजेशन को डाइजेस्ट पूरी करनी पड़ती है हर एक चीज, ताकि जेजनम इसको एब्जॉर्ब कर पाए, जेजनम और इलियम वाला हिस्सा। तो ये था आपका फाइनल चेक पॉइंट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जिसपे अमाइलेज काम करेगा और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा जो प्रोटीन है खाने में उस पे पहले ही स्टमक, देखो तीनों पे एक एक बार पहले काम हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट पे मुंह में काम हो गया, जो सलाइवा ने काम किया। प्रोटीन जिसको ट्रिप्सिन के द्वारा अब पेनक्रियाज में तोड़ा जाएगा, वो पेप्सिन के द्वारा पहले ही तोड़ी। देखो ये वाला हिसाब है, टूटे हुए को और ज्यादा तोड़ा जा रहा है ना।
आदमी पहले ही टूटा है, उसको और कोशिश करो तोड़ने की तो वो तो बिखर जाएगा। ये वही वाली सिचुएशन है। प्रोटीन को पेप्सिन के मदद से पहले ही स्मॉल पीसेस में तोड़ा जा चुका है। अब जो है ना प्रोटीन पेनक्रियास से निकले हुए जूसेस यानी कि ट्रिप्सिन जो है ना उसमें से ट्रिप्सिन जो है वो बाहर निकलेगा पेनक्रियास से और प्रोटीन को बिल्कुल अमीनो एसिड में तोड़ देगा। छोटे छोटे अमीनो एसिड जो छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएंगे और फैट जो है वो बाइल जूस पहले ही उसे तोड़ चुका है। अब फाइनली लाइपेज की मदद से पेनक्रियास के अंदर टूटा जाएगा। बताइए, जल्दी से बताइए। पीएच आपका देखो न्यूट्रल का मतलब तो नहीं होता है, 7 तो नहीं हो पाता है पेनक्रियास के बाद भी, लेकिन तकरीबन 6.8 तो हो ही जाता है। ठीक है, 6.8 तो हो ही जाते हैं जो आपके जजनम के लिए काफी है। 7 नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 6.8 तो कर दिए हैं तो कोई आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। अब एक बार ये स्ट्रक्चर फिर से ध्यान से देख लीजिए, ये पेनक्रियास को दर्शाता है। पीछे की तरफ से अगर आपको पेनक्रियास दिखेंगी तो ये लोकेशन है। मैंने आपको सिर्फ पेनक्रियास की लोकेशन बनाने के लिए किया है, तो जिसमें ये पेनक्रियास है। अब ये जो शेप है ना ये आपकी होगी डिडेनम की। तो कभी कभी देखो इसको अगर हम डिडेनम को पीछे की तरफ से देखते हैं, ड्यूडेनम को पीछे की तरफ से देखते हैं तो ये यू दिखता है, उल्टा यू। और अगर इसको आगे की तरफ से देखा जाता है तो ये जे शेप दिखता है, क्योंकि आगे डिडेनम की थोड़ी लंबी शेप दिखाई देती है। तो ये पर्पल वाला हिस्सा क्या हो गया, डिडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है। ये हरे वाला पार्ट जो है वो जजनम हो गया और तीसरा हिस्सा हो गया इलियम। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि ये पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लगभग आपकी 10 फीट के आसपास की होती है। कितनी? 10 फीट के आसपास की होती है। तो ये पूरा हिस्सा मीटर्स में अगर आप बोलेंगे तो तकरीबन 6 मीटर लिख लीजिए, 6 मीटर के आसपास की। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 2.5 मीटर के आसपास की होती है, यानी कि इससे बिल्कुल यहाँ पे आधी। और ये हिस्सा हो गया इलियम। याद रखेंगे, पहला हिस्सा ड्यूडेनम, दूसरा हिस्सा जजनम और तीसरा हिस्सा आपका इलियम। डीजे आई, देखो ये कितना इजी है ना, डीजे में आई, तुम बस गाना बजा दो, हैं वही वाला हिस्सा डीजे आई करके याद रखिए। अब ये समझ आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन ग्रहणी, अग्र शुद्रांध और शुद्रांध के नाम से जाना जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में बोले जाते हैं शुद्रांध। तो मेरे ख्याल हिंदी वाला कोई बच्चा बहुत इंटरेस्ट तो नहीं होगा शुद्रांध जानने में, क्योंकि एग्जाम कभी भी शुद्रांध्र और ब्रहांध्र नहीं लिखती है, छोटी आंत और बड़ी आंत लिखती है। देखो याद रखो, हिंदी वाले बच्चों से मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, बायोलॉजी ना हिंदी में ज्यादा मुश्किल है और इंग्लिश में इजी है। हिस्ट्री हिंदी में इजी है, पॉलिटी हिंदी में इजी है, लेकिन साइंस जो है ना वो इंग्लिश में ज्यादा इजी होती है। जब हमें समझ आना बंद हो जाता है तो हमें लगता है लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, पर हमारा समझ का प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी छोटी आंत के हिस्से। अब अगर हम ये बोले कि भाई अब देखो, अब आपको शेप जे नजर आएगी, ये देखो इस तरीके से आगे से दिखाया है तो जे नजर आ रही है। खाना सारा का सारा डाइजेस्ट हो गया। अब आप खाने को अवशोषित करिए, एब्जॉर्ब भी तो करिए। एब्जॉर्ब जजनम और इलियम में होगा। जजनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन होने के लिए हमारे पास होती है इस तरीके की विलाइज। ध्यान से देखिएगा, इसका एक तो और डायग्राम है, इस वाले को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। पहले ये देख लो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के जजनम वाला जो ट्यूब है उसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ऐसे करके उसकी परतें होती हैं, जिसमें सिरोसा, फिर उसके बाद मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ऐसे करके कुछ लेयर्स होती हैं, ताकि वो खाना आपका बाहर ना जाए ना, ऐसा ना हो कि एब्जॉर्प्शन हो ना पाए ढंग से, इसीलिए इनको मल्टीपल लेयर्स जो है वो बनाया जाता है। तो कभी आपसे पूछे ना कि सिरोसा लेयर किसका पार्ट होती है, म्यूकोसा लेयर किसका पार्ट होती है, ठीक है, सब म्यूकोसा पहले और फिर अंदर की म्यूकोसा। तो आप इसको एक तो सीक्वेंस ये याद रखिएगा, पहली लेयर को सिरोसा बोला जाता है, दूसरे को सब म्यूकोसा बोला जाता है और तीसरी लेयर को म्यूकोसा बोला जाता है। अब ये म्यूकोसा वाली लेयर का अगर हम एक सेगमेंट निकाल के देखेंगे तो हमको ऐसा नजर आएगा। आपने अपनी जीभ कभी शीशे में बहुत ध्यान से देखी है, मतलब जीभ ऐसे बाहर निकालो, है ना, और फिर उसको ना बहुत ध्यान से देखो। अब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर तो नहीं दिखेगा, पर आपको दिखेगा ना कि हमारी जीभ पे छोटे छोटे ऐसे दाने जैसे कुछ हैं। उसी तरीके से इसको इमेजिन करो, और यही जीभ के दाने जो है ना, अगर उसमें कट जाए, थोड़ा सा ब्लेड लग जाए, या मतलब ब्लेड लगना तो बहुत ही अजीब है, दांत लग जाए तो एकदम से खून निकल आता है। क्यों? क्योंकि वो जो दाने हैं ना उसमें ब्लड वेसल्स हैं काफी सारी। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। यहाँ पे ये जो आपकी म्यूकोसा वाली जो लेयर है, तीसरी वाली, इसके ऊपर माइक्रोविलाई होती हैं। तो पॉइंट नंबर पहला तो यही था कि 3 लेयर्स याद रख लीजिए,
सिरोसा, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, जिसमें से एक पॉइंट ये याद रखिए कि माइक्रोविलाई जो हमारे एब्जॉर्ब करती हैं फूड को, वो कहाँ पे मौजूद होती हैं, तो आप लिखोगे म्यूकोसा के ऊपर। किसके ऊपर? म्यूकोसा। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिनको आपने विलाइज बोला। अब ये विलाइज को हम थोड़ा और जूम करें, जैसे ये आपकी विलाई दिख रही है ना 1 2 3, ऐसे फिंगर लाइक एपरेटस है, ऐसे दिख रहा है ये। अगर एक विलाई को जरा जूम करके फिर से देखें तो आपकी ऐसे करके नजर आएगी, जिसमें बहुत सारी आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, कैपिलरी नेटवर्क जिसको बोलते हैं। तो ब्लड वेसल तो इसमें हो नहीं सकती, आर्टरीज और वेन्स नहीं होती हैं, ये भी याद रखिएगा। कैपिलरीज ही होती हैं। हमारे पास वेन्स, हमारे पास जो ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं आर्टरीज जिनको हम धमनी बोलते हैं, एक होती हैं शिरा जिनको हम वेन्स के नाम से जानते हैं, और एक होती है हमारी कैपिलरीज जिनको केशिकत्व या केशिकाएं के नाम से जानते हैं। लेकिन कैपिलरीज याद रखिएगा, एग्जाम में कैपिलरीज ही लिखा होता है, केशिका नहीं लिखा होता है। कैपिलरीज जो होती है ना, वो हर छोटी जगह पे मौजूद होती हैं जहां पे बड़ी ब्लड वेसल, अब जैसे जीभ है, जीभ पे ब्लड वेसल तो नहीं आ सकती ना, ब्लड वेसल आपके हाथ पे है इतनी मोटी मोटी, तो ये तो जीभ पे नहीं जाएगी, तो जीभ पे कैपिलरीज होती हैं। क्या होता है? जीभ पे जो है वो कैपिलरीज होती हैं। तो ये लीजिए भैया कैपिलरीज हैं। अब जो भी खाना आपने ड्यूडेनम से जजनम में निकाला, उसमें कौन सी चीजें हैं? एक तो ग्लूकोज है, दूसरा है अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, और तीसरा है आपका फैटी एसिड, ठीक है, FAAA और G। अब जब वो चीज इनमें से पास होके गुजर रही होगी ना, तो ये जो विलाइज है, इनका जो ब्लड है, ये सिंगल लेयर सारी की सारी एकदम झिल्ली नुमा चीजें, तो वहां से जितनी भी चीजें हैं वो यहां से जब निकलेंगी तो आपकी एब्जॉर्ब होती हुई चली जाएंगी, अवशोषित होती हुई आपकी चली जाएंगी। हमने सब अवशोषित कर लिया, जजनम इलियम हिस्से में हमने पूरा खाना डाइजेस्ट कर लिया, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषण जो है वो कर लिया, जो कि हमारे खाने का तीसरा स्टेप है। पहला इंजेशन था, दूसरा डाइजेशन था, तीसरा जो है वो अवशोषण हो गया। तो माइक्रोविलाइज की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन सारा का सारा अच्छी चीजें जो हैं, विटामिन, मिनरल्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड, प्रोटीन्स का अमीनो एसिड, उन सबको क्या कर लिया? अब्सॉर्ब कर लिया। अब वेस्ट मटेरियल बचा, वेस्ट मटेरियल के लिए हमको जाना पड़ेगा, अच्छा ये तो विलाई ही है, समझ आ गया ना, ऐसे जजनम पूरा रखा है, उसकी एक विलाई ऐसी, और सिंगल विलाई को अगर हम देखेंगे तो वो आपकी ऐसी दिखाई देगी, जिसके अंदर कैपिलरीज जो हैं वो मौजूद होंगी और एब्जॉर्ब करने के लिए लैक्टियल उसकी मदद कर रही है। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत बोला, तो बड़ी आंत देखो, बड़ी आंत के हैं 2 काम। पहला काम क्या कि जो खाना वेस्ट मटेरियल है उसको लेके जाना। अब बड़ी आंत भी कोई कम थोड़ी है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन सी? सीकम पहला हिस्सा, फिर आपका कोलोन, और तीसरा हिस्सा रेक्टम। सीकम, कोलोन और रेक्टम, तीसरा हिस्सा क्या है? सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो खुलती है वो खुलती है सीकम में, जो कि पहला हिस्सा जो है ये हो गया। यहां से खाना जो वेस्ट मटेरियल है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, क्योंकि देखो ये ऐसे जा रहा है ना, ऊपर की तरफ चढ़ेगा, जो ऐसे करके लोकेटेड है, तो खाना सबसे पहले ऊपर चढ़ेगा, तो हमने इसको बोल दिया असेंडिंग कोलोन। पहला हिस्सा ये कीसम है, ये पूरा हिस्सा जो है वो आपका कोलोन बोला जाता है, और ये वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल लास्ट वाला, ये वाला भी बोल दीजिए, ये भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा जो है वो आपका रेक्टम जो है बोलते हैं। तो ये कोलोन के फिर से 3 हिस्से हैं, कोलोन को हम फिर से 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक असेंडिंग हो गया, एक ट्रांसवर्स हो गया, और एक डिसेंडिंग। खाना पहले चढ़ा, फिर खाना सीधा गया, फिर खाना उतरा, तो 3 हिस्से हैं। तो जो भी सॉलिड फूड है ना, सॉलिड फूड जो आपके लिए नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो सारा का सारा ऐसे गया, फिर ऐसे पास हुआ, फिर ऐसे करके पास हुआ, और फिर जो है ना वो बाहर जो है रेक्टम के थ्रू कहाँ चला जाएगा? एनस में। एनस में जाने के बाद बिल्कुल सुबह सुबह उसको फ्लश करके, हो ना, ये वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट मटेरियल है तो देखो इसका जरा ये समझो कि ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं। तो अगर हमने गलती से क्या किया कि रोक के रखा अपना फीकल मैटर, तो जैसे कई बार ये होता है कि अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो फेस पे पिंपल्स निकलते हैं, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं जहाँ पे आपको ज्यादा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, है ना, तो ये टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। रखना नहीं है, संभाल के बाहर निकालना है। रख कौन सकते हैं? वो जानवर जो अमीनो ये आपके जो यूरिकोटिलिक जो जानवर हैं वो फीकल मैटर को ज्यादा देर तक रख सकते हैं। लेकिन ये यूरिया है, इसमें काफी सारा, खाने में नाइट्रोजनस वेस्ट है, भाई बाहर निकालिए, पेट साफ रहेगा तो बीमारियां कम होंगी। बॉडी के अंदर जितनी चीजें आपने बाहर से कम डाली होंगी तो उतना बॉडी को अंदर काम करने में मदद करता है।
लीजिए भाई, डाइजेशन हो गया पूरा। अब इस डाइजेशन में एक बार जल्दी से ना ये सब पढ़ लीजिए ताकि आपको याद रहे। लार ग्रंथि के अंदर टाइलिन और अमाइलेज। अच्छा, 3 का रूल याद रखो, हर चीज यहाँ पे 3 के रूल, ज्यादातर देखना 3 का रूल अप्लाई हो रहा है। कैसे? 3 ग्लैंड्स मुंह के अंदर, कौन से? पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबल। फिर नीचे उतरे ईसोफेगस के बाद पेट के भी 3 हिस्से, सबसे पहला कार्डिक, दूसरा फंडस, नीचे पाइलोरिक, है ना। पाइलोरिक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में उतरे छोटी आंत, वहां पे भी 3 चीजें, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब आप लार्ज इंटेस्टाइन में उतरो, वहां पे भी 3 पार्ट, सीकम, कोलोन और रेक्टम। उसमें भी अगर आप कोलोन का हिस्सा देखो फिर 3 पार्ट, यहाँ पे 3 पार्ट फिर से, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। और 3 ही घंटे लगते हैं खाने को डाइजेस्ट होने में। आपने एक बार खाना खा लिया, कम से कम 3 घंटे फिर कुछ मत खाइए। ये नहीं बस जब मन किया ये खाया, वो खाया, ये उठाया, नहीं। कम से कम जब एक बार आप पेट भर के खाना खा लें तो फिर 3 घंटे बाद ही खाइए। 3 से 4 ही घंटे में हमारा जो पेट है ना वो खाली हो जाता है, तो 3 से 4 घंटे लगते हैं। अब सारे ग्रंथियों की, सारे एक बार एंजाइम्स की बात करें तो लार ग्रंथि जो है वो टाइलिन और अमाइलेज रिलीज करती है। अमाश, अच्छा ये आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें इंग्लिश में भी होगा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। सॉरी, मेरा जो पेन, अच्छा हिचकी क्यों आती है हमको? हिचकी क्यों आती है? जब हमारा डाइफ्रैगम जो है वो हमारे पेट और लिवर से चिपक जाता है, हमें हिचकी याद कोई करता है तो आती हैं। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो बायोलॉजिकली बिल्कुल गलत सोचते हैं। कोई तो याद नहीं करता पहली बात, ठीक है, और याद करता भी है तो हिचकी नहीं आती। इतना ज्यादा भी फास्ट कनेक्शन जो है ना वो नहीं है अभी इतना ना, तो हमें हिचकी तब आती है या तो हमारा जो फ्लैप है, एक फ्लैप होता है हमारा जो फेरिंग्स को कवर करके रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपीग्लॉटिस। अगर वो ढक रहा है और खुल रहा है तो हमारा एयर थोड़ा सा स्टक हो जाता है तो हमको हिचकी आती है। तो अगर हम पानी पी लेंगे तो वो बैठ जाएगा, है ना, एयर फ्लैप है तो वो बंद हो जाएगा, एपीग्लॉटिस। दूसरा, हम खाना बहुत तेज की खाएं या मिर्ची वाला खाना खाएं, बहुत ही तेज, हमें बहुत ही जल्दी बढ़िए ताकि कोई और हमारा ना खा ना ले। लड्डू रखे हैं या कुछ रखा है, कोई छू के ना दिखाए, तो फटाफट से हमें अगर खाना है तो हमारा जल्दबाजी के खाने के चक्कर में हमारा जो डाइफ्रैगम है लिवर स्टमक से चिपक जाता है, तो फिर हम जब जोर की सांस लेंगे तो वो अलग हो जाएगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से हमको हिचकी आती है, किसी के याद करने की वजह से नहीं आती है। तो लार ग्रंथि में टाइलिन और अमाइलेज होता है। अमाशय यानी कि पेट के अंदर हमारा पेप्सिन और रेनिन होता है। अब इसी के साथ कल का एक क्वेश्चन था जो बच्चे गलत कर रहे थे, देखो रेनिन एंजाइम है। अगर आपसे पूछे कि मिल्क एंजाइम कौन सा होता है तो आंसर आप लिखोगे रेनिन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मिल्क प्रोटीन जो है वो कौन सा होता है, मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन जो है वो पाया जाता है, तब आप इसको क्या लिखोगे? कैसीन लिखोगे। क्या लिखोगे? कैसीन। तो कैसीन और रेनिन में कंफ्यूजन नहीं करिएगा। मिल्क प्रोटीन कैसीन होता है और मिल्क एंजाइम जो है वो रेनिन होता है, बराबर है, कोई तो तकलीफ नहीं ना यहाँ पे। अब देखो, अब अमाशय हो गया, अब हम अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज की बात करते हैं। तो पेनक्रियाज में हमारे पास अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये 3 एंजाइम्स जो है वो निकल रहा है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा, जहां पे स्टार्च माल्टोज में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटीन पेप्टाइड और अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वसा जो है वो मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब साथ में याद रखिए कि अगर आपने कोई भी न्यूक्लिक या नाइट्रोजन कंटेनिंग चीजें आपने खाई हैं तो न्यूक्लियस जो एंजाइम है ना वो आपका यहाँ पे उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। यानी कि नहीं भैया, क्लास के बीच में डिस्टरबेंस नहीं, ये वाली क्लास को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। बायो शिद्दत से पढ़ी जाए और बायो शिद्दत से पढ़ाई जाए तभी समझ आती है ना। तो प्लीज अभी जो भी डाउट है ना आप एंड में पूछना, न्यूक्लियसिस करके लिखेंगे। अब जैसे मैंने बोला था कि हमारी जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम वाला हिस्सा है, क्या सिर्फ वो बाइल जूस को और पेनक्रियाटिक जूस को लेने का काम कर रहा है, उसके अलावा कोई काम नहीं करता है। दूसरा काम डिओडेनम क्या करता है कि वो चेक पॉइंट की तरह भी काम करता है। चेक पॉइंट क्या होता है? चेक पॉइंट वो जहां पे ये देखा जाता है कि सारी चीजें आपकी डाइजेस्ट होके आई भी हैं कि बस हम आगे ही भेज रहे हैं इसको जेजुनम पे। हर कोई अपना फंक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो माल्टोज, लैक्टेज, सुक्रेस, लाइपेज, न्यूक्लियसेस और फॉस्फेटेज, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी रिलीज की जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा रिलीज किए गए जूसेस का एक स्पेशल नाम होता है जो आज के बाद आपको भूलना नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत के द्वारा जो जूस रिलीज होते हैं उनको हम बोलते हैं
सकस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं? सकस एंटेरिकस। हिंदी में नाम नहीं पूछिएगा क्योंकि हम यही लिखते हैं इसके लिए। सकस एंटेरिकस। एंटेरिकस स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए है, सकस जो है ना वो जूसेस के लिए बोला जाता है, SUCCUS। सकस एंटेरिकस जो है ना ये वो जूसेस हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा रिलीज यहाँ पे किए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। तो ये सब याद रखिए। इसमें काइमोट्रिप्सिन भी याद रख लीजिए। काइमोट्रिप्सिन जो है वो पेट के द्वारा रिलीज किया जाता है। साथ में एंटेरोकाइनेज भी करके याद रख लीजिए। एंटेरोकाइनेज ये भी हमारे पेट यानी कि सॉरी पेट क्यों, अग्नाशय, अग्नाशय पैनक्रियास के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो एक ट्रिप्सिनोजन भी होता है, या फिर आप काइमोट्रिप्सिन भी बोल लीजिए। काइम वो खाना जो पेट से निकला था वो काइम कहलाता है। अब उसके ऊपर जब ट्रिप्सिन काम करेगा तो एक एंजाइम नया बन जाता है जिसको काइम ट्रिप्सिन बोलते हैं। वैसे ही एंटेरोकाइनेज हो गया, वैसे ही आपका यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी अग्नाशय के द्वारा रिलीज की जाती हैं। आप भूलेंगे तो नहीं ना, टाइलिन और अमाइलेज सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा, पेप्सिन, रेनिन, HCl ये हमारे स्टमक के द्वारा, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज ये पैनक्रियास के द्वारा, काइमोट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेस, ट्रिप्सिनोजन ये किसके द्वारा, ये आपके पैनक्रियास के द्वारा, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज ये सारा किसके द्वारा, सकस एंटेरिकस के द्वारा। और एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना वो हमारा पानी को भी एब्जॉर्ब करने में काम करता है। पानी, तो जितना भी आप पानी खाना खाने के दौरान पीते हैं वो सारा का सारा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, या जो भी आप पानी पूरे दिन भरे में पीते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है। तो पानी का एब्जॉर्प्शन कभी आपसे पूछा जाए कहाँ पे होता है, तो पूरा पानी जो आपने पी, देखो ठंड है, इतनी सर्दी में अगर आप ठंडा पानी पीते हो तो पता लगता है ना पानी कहाँ से होके गुजर रहा है। पानी पिया ऐसे ऐसे होके सीधा जाएगा, कहाँ के बाद पता नहीं चलता, इधर में पहुंचने के बाद पता नहीं चलता, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन उसको कंप्लीटली क्या कर चुकी है, एब्जॉर्ब कर चुकी है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करी है, पानी को एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो करती है। उसके अलावा जितनी भी हम दवाइयां खाते हैं ना वो सारी की सारी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ड्रग्स, दवाइयों वाला जो है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, तो भी आपको लार्ज इंटेस्टाइन ही याद रखना है। तो पानी और दवाई लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब करती है। अब जब पानी की बात कर ही रहे हैं तो एक चीज याद रखिए कि पानी जो है ना ये हमारा कहा जाता है कि पानी खाना खाने के पहले या खाना खाने के एकदम बाद नहीं पीना चाहिए। तो कितना टाइम, देखिए खाना खाने से 20 मिनट पहले पानी नहीं पीजिए और खाना खाने के 20 मिनट बाद भी पानी नहीं पीजिए। इसका रीजन तो बताइए, जब तक हमको क्यों नहीं बताया जाता हम वो काम नहीं करते, है ना। हम क्यों इसलिए बोल रहे हैं या पानी नहीं एब्जॉर्ब करना है, उसका रीजन क्या है कि अगर आपने पानी एकदम खाना खाने से पहले, खाना खाने के साथ पिया तो जो आपके एंजाइम है ना वो रिलीज नहीं होते, या रिलीज होंगे तो डाइल्यूट हो जाएंगे। डाइल्यूट हो गए तो वो अपना काम ही नहीं करेंगे। जैसे मैंने HCl, सबसे पहला एंजाइम HCl ही ले, सलाइवा से ही शुरू कर लीजिए। आप पानी पीजिए और फिर रोटी खाइए, सलाइवा आप साथ में अंदर ले गए, मुंह के अंदर ज्यादा पाचन ही नहीं होगा, बढ़िया से जो बोलस बनने थे, फूड बोलस, वो बनेंगे नहीं। अब पानी पिया, HCl डाइल्यूट हो गया, भाई आराम से पेट निकाल रहा है ना, ऑक्जेंटिक चीफ सेल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, HCl निकाल रहे हैं। अब आप पानी पीजिए ना तो आपका HCl डाइल्यूट हो गया, तो जब आपने खाना उसमें गया पेट में, है ना, कार्डिक स्फिंक्टर के थ्रू खाना गया, तब आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा अच्छे से, क्योंकि HCl में पानी मिल गया। अब HCl अच्छे से काम नहीं करेगा तो अब क्या होगा, खाना थोड़ा सा अनडाइजेस्टेड रह जाएगा। अब पेप्टिक पाइलोरिक स्फिंक्टर से जब वो बाहर जाएगा, फिर आपने पानी पी लिया। अब एल्कलाइन जूसेस जो हैं वो जो पैनक्रियाज रिलीज कर रहा है, आप पानी मिला दीजिए ना, एल्कलाइनिटी आपने खत्म कर दी, आप न्यूट्रल पे लेके आ गए इसको। अब आप न्यूट्रल पे एसिडिक को मिलाओगे तो चीजें सही नहीं बैठेंगी, तो यहाँ पे चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने से 20 मिनट पहले अवॉइड करिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो पूरा एब्जॉर्ब वो जो एंजाइम्स हैं उनको निकाल सके, और 20 मिनट का टाइम दीजिए ताकि खाना जो है वो ईसोफेगस से नीचे जाना शुरू हो जाए। एक और चीज, अगर हमको ये है कि हमको खाना अच्छे से अपना पचाना है तो खाने से पहले थोड़े से फाइबर खा लीजिए। क्या, फाइबर। अब ये फाइबर क्या होता है, खाना जैसे आपकी टेबल पे आया है ना, उससे करीब 5 मिनट पहले ना फाइबर्स खाना शुरू कर दीजिए, यानी कि सलाद खा लीजिए, सैलेड जिसको बोलते हैं ना, सैलेड, ठीक है, सैलेड या सलाद, जैसे पत्ता गोभी है थोड़ी सी,
टमाटर है, खीरा है, ककड़ी है, ये सारी चीजें थोड़ी सी खा लीजिए चबा चबा के। तो जब आपके पेट में ये सलाद पहले पहुंच जाएगा ना, तो फाइबर जो है वो पेट को साफ करते चले जाएंगे। तो खाने के लिए अब रास्ता साफ है, आराम से आप खाना जो है वो डाइजेस्ट यहाँ पे कर सकते होंगे। अब बताइए, अब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, ज्यादा जहमत नहीं उठाई ना। अब एक चीज और मैं दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटरेस्टिंग फैक्ट। सलाइवा कितना प्रोड्यूस होता है, तो भाई 32 आउंस। अब जैसे सोडा की एक बोतल होती है केन वाली, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की केन की जो बोतल आती है ना इतनी बड़ी, वो 2 बार आप भर लो या 2 केन ले लो, उतना सलाइवा आप पूरे दिन में प्रोड्यूस करते हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमको लगता है आपने कई बार सुना होगा कि भाई हम जब, अब ये डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग सा है, इसको समझने से पहले ना या इसकी वीडियो देखने से पहले आप मेरी बात सुनिए। हम कभी बोलते हैं ना, खाना खाने के बाद एकदम बढ़िया पोजीशन में बैठिए, सीधे बैठिए, टेढ़े नहीं होइए, लेटिए नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खाना अगर आपने एक बार खा लिया तो उसका जो प्रोसेस है एलिमेंट्री कैनाल में जाने का, उसको कोई रोक नहीं सकता। कैसे नहीं रोक सकता भाई, हमारा खाना जो हमने डाइजेस्ट किया है वो उसकी ऐसी वैसी ट्यूब से नहीं जा रहा, वो ईसोफेगस से जा रहा है। और एक लेयर नहीं है, देखना आप अभी यहाँ पे लेयर्स, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7 लेयर्स के थ्रू जो है बंद होके खाना जा रहा है। इसका स्ट्रक्चर देखना। इसी चीज को हम एक मूवमेंट बोलते हैं जिसको बोला जाता है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पहली ल्यूमन हो गई जो बढ़ सकती है और घट सकती है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल हटना नहीं चाहिए नजरों के सामने से। देखो, पहली लेयर उतारिए, दूसरी उतारिए, तीसरी आपने उतारी, चौथी लेयर उतारिए, अब ये 5वीं लेयर उतारिए, आपकी ये छठी लेयर उतारिए। अब सबसे अंदर 7वीं लेयर पे आपके पास है आपका मेन पार्ट जिसको आप ईसोफेगस का पार्ट बोलते हो। यही चीज जो है ना वो क्या कर रही है, आपके खाने को अंदर की तरफ लेके जा रही है। आपने एक वर्ड सुना होगा, मैंने कमेंट सेक्शन में भी बहुत देखा वो वर्ड, यानी कि आप देखो ऐसे करके खाना हमारा ना ईसोफेगस से उतरता है। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। देखो, खाने की बॉल बनी, खाने की बॉल जो है वो ऐसे करके आपके पेट में उतरती है इस तरीके से, तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, हो क्या रहा है, पेट पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कर रहा है ऐसे करके। जब खाना नीचे उतरता है तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही गुजरता है। तो अब आप देखो, आपका खाना जब इतने शानदार तरीके से बाइंड हो रखा है, तो क्या आप खाना जो है वो चाहे कैसे भी उठो, बैठो, लेटो, खाओ, कुछ भी करो, आपका खाना बढ़िया तरीके से जो है ना वो यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। एक बार फिर से इस वीडियो को देख लो, तब तक मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आप उल्टा भी खड़े हो जाओ ना, अपने हाथों से भी खड़े हो जाओ, तभी भी आपका खाना पेट से नीचे नहीं आ जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि उल्टे, अरे पेट के नीचे खाना आ गया, ईसोफेगस में आ गया, नहीं आता ना खाना कभी वापस। इसीलिए पहले ईसोफेगस में इस तरीके की लेयर्स, उसके बाद पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, खाने को पकड़ के रखा है कसके, खाना निकल ही नहीं सकता चाहे आप उल्टे हो जाओ। फिर आपके स्टमक में जब पहुंचा तो पहले कार्डिक गेट है वो बंद हो गए। खाना जब आपका पेट के अंदर ऐसे से बिल्कुल मिक्सी की तरह पिसता है ना, तो दोनों गेट बंद है। पाइलोरिक वाला नीचे की तरफ से बंद है, कार्डिक ऊपर की तरफ से, तो बीच में खाना ऐसे चरमरा रहा है पूरा, काइम जिसे कहते हैं, तो कोई जगह नहीं मिल रही है उसको जाने के लिए। तो वो ऐसे ऐसे आप चाहे उल्टे लटक जाओ तो भी खाना डाइजेस्ट होगा। इस तरीके से खाना जो है ना वो हमारा यहाँ पे उतर जाता है। तो एसिड हमारे स्टमक में है ना वो हमारा देखो हमारी हिचकी जैसे मैंने आपको बताई दी। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा एक और चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन या पेट का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, वो हर्बीवोरस के अंदर क्या होता है, बड़ा, और कार्निवोरस के अंदर होता है छोटा। हर्बीवोरस के अंदर बड़ा होता है, हमारा बड़ा है, कार्निवोरस के अंदर जो है वो छोटा होता है पूरा आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। तो घास खाने वाले जानवरों का एलिमेंट्री कैनाल बड़ा होता है। गाय, भैंस, ये क्या है, ये क्या करते हैं, इनका एलिमेंट्री कैनाल बड़ा होता है हमसे। और इनके एलिमेंट्री कैनाल में एक खास बात ये होती है कि ये रीगर्जिटेट कर सकते हैं, जिसको जुगाली बोला जाता है। तो एक बार गाय भैंस पहले तो पूरा ढेर सारा खा लेते हैं, रीगर्जिटेशन हम में नहीं होती। हम में तो अगर उल्टी भी हो जाए ना तो कैसा गंदा जी हो जाता है। अब जैसे उल्टी हो गई तो यहां तक ऐसे लगेगा कि अरे ये क्या हो गया। और उल्टी होते समय जब HCl, उल्टी होते समय जो बिटर टेस्ट या हरा सा या पीला सा लिक्विड निकलता है ना वो आपका, और उल्टी होती है ना तो जो खाना स्टमक में काइम बन के मिक्सी की तरह घूम रहा था ना वो खाना बाहर निकल के आ जाता है।
अगर खाना जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस, अब आप देखो खाना कितना मुश्किल से नीचे जा रहा था, है ना, अब उल्टी करें यही खाना वापस निकलेगा, इसी ल्यूमन में से कितनी तकलीफ होगी ना, खाना बाहर निकलेगा तो ये खाना जो है ना ये क्या है हमारा, ये अगर अभी कभी वापस निकला तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रीगर्जिटेशन। क्या बोलते हैं, रीगर्जिटेशन, रीगर्जिटेशन। तो ये जो जुगाली जो गाय भैंस करती है ना वो रीगर्जिटेशन ही करती हैं, वो पहले पेट में खाना ले जाती हैं, खूब सारा एक साथ खा लेती हैं, फिर पूरे दिन में उनके पास देखो, उनको पढ़ना है नहीं, उनको ऑफिस नहीं जाना, उनको जॉब क्लियर नहीं करना, उनके घर के और काम नहीं है, उनके पास फोन भी नहीं है सबसे बड़ी बात, तो उनका टाइम कैसे पास होगा, वो ऐसे ही पास होगा, वो रीगर्जिटेट करेंगी। या उनका कह सकते हैं कि भाई अच्छा तरीका है, वो खाना तो कम से कम खा रही है ना बढ़िया से, हम तो वो भी नहीं करते मोबाइल के चक्कर में, रीगर्जिटेट करेंगी, मुंह में लाएंगी, वापिस उसको च्वी करेंगी और फिर अंदर लेके जाएंगी। इसी बात से याद रखना, जब मुंह में आपके निवाला हो तो कम से कम उस निवाले को 10 बार मुंह में घुमाइएगा, उसके बाद उसको लेके जाइएगा। ज्यादा तकलीफ पेट को और इसोफेगस को नहीं दीजिए, वरना मुश्किल हो जाएगी। और जितना ज्यादा जुगाली करके खाना लेके जाएंगे अपने शरीर के अंदर, उतना ही फायदा वो खाना पहुंचाएगा, आपको एनर्जी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। जो लोग फास्ट एंड बहुत 5 मिनट में खाना खत्म करना है, देखो मतलब रिकॉर्ड ही बना लेते हैं, भाई देखो मैंने 10 मिनट में खाना पूरा खा लिया, भाई तुम्हारे शरीर को लगा कोई नहीं वो खाना, वो तुमने सिर्फ ले लिया उसको अंदर में, पेट भर लिया, एनर्जी नहीं ली। तो अब जो आपने खाना खाया उसमें जो ग्लूकोज आया वो आपके रेस्पिरेटरी के माध्यम से एटीपी में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे कि कैसे ग्लूकोज से एटीपी बन रहा है, डाइजेशन आपकी कंप्लीट होगी। बताइए समझ आ गया? 2 क्लासेस हैं आपकी, अगर आप कल वाली क्लासेस नहीं भी देखेंगे, वैसे भी वो बीच में रुकी गई थी, इंस्टेड अगर जैसे आप कल वाली क्लास नहीं देखते हैं और परसों के बाद सीधा ये क्लास देखते हैं तो आपको कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं होने वाली। दूसरी चीज ये कि इसका पीडीएफ आपका शानदार तरीके से टेलीग्राम जो चैट बॉक्स में आपको दिख रहा है उस पर मिल जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये कि अभी 6 बजे वाली क्लास में मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 1 कर मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नंबर 1 करा रही हूँ। तो आप में से कई लोग को ये था कि भाई 6 बजे वाली क्लास में अब आप टॉपिक वाइज शुरू कर लीजिए, तो भाई लीजिए। मिक्स वाले भी क्वेश्चन करेंगे, मिक्स वाले बच्चे भी टेंशन ना ले। अब जैसे डाइजेशन का पहला पार्ट था उस दिन मिक्स वाले कर लिए, जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ करेगा ना उस दिन हम उसके क्वेश्चन जो है वो कर लिया करेंगे। तो आज डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन है, मैं समझा पाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे, तो आप आराम से जो है ना वो पढ़िएगा और समझिएगा चीजों को लेके। समझ आ गया? यूरिया की एक्स्ट्रा, अच्छा यूरिया अगर हमारे ज्यादा वैसे तो हम एक्सक्रीशन में करेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर यूरिया जो है वो हमारे बॉडी में ज्यादा ही इकट्ठा हो गया तो हम उसको यूरेमिया की कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेमिया की कंडीशन। तो यूरेमिया की सिचुएशन बोली जाएगी, है ना, यूरेमिया की सिचुएशन करके इसको बोला जाता है। याद रखें भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, प्रॉब्लम खत्म, यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। ऐसे ही शानदार एनिमेशन के साथ मैं आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी शुरू कराऊंगी कल, उसको पढ़ेंगे। इन बिटवीन आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले क्वेश्चन के क्विज के लिए आना है, जो कि क्विज आपकी होगी आज शाम को 6 बजे। लिंक अनअकैडमी का जो क्लास का स्पेशल सेशन है, ये फ्री लाइव स्पेशल सेशन है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपका लिंक अपडेट हो जाएगा। शिप्रा 10 कोड यूज करके आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर लीजिए और शानदार से क्वेश्चन के आंसर करिए। हो सकता है कि आज आपकी एक 15 मिनट की क्लास 9 साढ़े 9 के आसपास भी हो जाए, तो वहां मैं आपको सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो क्वेश्चन हैं वो फटाफट 15 मिनट में रिवाइज करा दूंगी। तो इस क्लास के लिए मैं आपको बता दूंगी, मतलब टेलीग्राम में ही अपडेट कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो क्वेश्चंस हैं, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे क्वेश्चन एक बार टेलीग्राम में भी रिवाइज कर यूट्यूब पे भी रिवाइज जो है वो मैं आपको करा सकती हूँ, वो हम देख लेंगे कब कर रहे हैं हमको। लेकिन ऐसा है कि पहले आप 6 बजे वाली क्लास में ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे जो भी अरे पीडीएफ भैया, टेलीग्राम लिंक आपको ऊपर दिया तो है चैट बॉक्स में, टेलीग्राम लिंक जो है वो आप पढ़ लीजिए। आप देखो जहां जहां जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं उनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दो, क्योंकि वो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो पीडीएफ अभी आपकी अपडेट हो जाएगी, आप पीडीएफ अपडेट कर लो, पढ़ लो, 6 बजे की क्लास कर लो। 6 बजे की क्लास में आप मुझे बता देना कि भाई हमको ये वाले टॉपिक में दिक्कत है, तो मैं उसको फिर से रिवाइज करा दूंगी।
ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आप मुझे कितने बजे मिलोगे? 6 बजे। 6 बजे आपको कहाँ मिलना है? अनअकैडमी के ऊपर। लिंक कहाँ आएगा? टेलीग्राम के ऊपर, जो टेलीग्राम अभी आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में दिखाई दे रहा है, और मैं टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में भी अपडेट यहाँ पे करा दूंगी। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को लेके कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कुछ कहना है, कुछ एलॉबरेशन कराना है, मैंने आप लोग की अच्छी समझ के लिए एनिमेशंस वगैरह जो है ऐड कर दिए हैं, ताकि आपको जो है इमेजिनेशन जो है वो थोड़ी सी और पावरफुल हो जाए आपकी। बाकी भी कोई प्रॉब्लम है तो अपडेट आप मुझे कर सकते हो। और यस, आपके जो आपका पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाएगा, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आएगा। उस पीडीएफ में भी कहीं दिक्कत हो तो वो भी आप मुझे 6 बजे वाली क्लास में बता दीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय।